मध्य प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के खेमे में। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के भीतर विद्रोह की लहर उठती दिख रही है और ये हल्के में नहीं ली जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे बीजेपी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में बहुत बढ़ सकती हैं। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, पिछली बार सरकार भी बनाने में कामयाब हो गई थी कांग्रेस की। बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। अब स्थितियां और हैं। सिंधिया इस खेमे में हैं, लेकिन सिंधिया को लेकर बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं में नाराजगी है जो उनके खिलाफ लगातार संघर्षरत रहे। अकेले सिंधिया ही नहीं हैं, सिंधिया के समर्थक बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कई जिलों के, कई शहरों के समीकरण राजनीतिक तौर पर बिगड़ते बीजेपी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद में जिस तरह के नए और ताज़ा बयान आ रहे हैं, दीपक जोशी का जाना हो, सत्यनारायण सत्तन का बयान हो, भंवर सिंह शेखावत का बयान हो, ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरीके से गर्मा गई है, खासतौर पर बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर इसे जल्द शांत नहीं किया गया तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये बगावत या ये विरोध जो है ये कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। अभी तक कांग्रेस के नेता ज़्यादातर टूटकर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन इस बार समीकरण कुछ ऐसे बदले हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसका एहसास संगठन को भी हो गया है। पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे निपटने के लिए डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, इन्हीं सवालों के सिलसिलेवार जवाब आपको बताने की कोशिश करते हैं। राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनावी साल में जिस तरह की विद्रोही लहर बीजेपी में उठी है, उसे जल्द से जल्द शांत नहीं किया गया तो पार्टी को 20 से 22 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले चुनाव की हार से भाजपा ये तो अच्छी तरह समझ गई है कि 22 सीटों पर नुकसान का मतलब सत्ता से बाहर हो जाना। इस बात को लेकर भाजपा में इस समय 4 तरह के असंतुष्ट कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से नेता हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले तो दीपक जोशी जैसे कार्यकर्ता हैं। इन्हें लगता है कि अब कोई वजह नहीं रही कि पार्टी में बने रहें, यहाँ रहने का इनका कोई भविष्य नहीं। दीपक जोशी कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी बीजेपी की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। कैलाश जोशी का आज भी बीजेपी में बहुत सम्मान है। अपने पिता की तस्वीर के साथ में कमलनाथ के समक्ष जाकर दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया और ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। अब ये दीपक जोशी एक उदाहरण है। दीपक जोशी क्यों गए? दीपक जोशी का ये कहना है कि उनके पास में अब कुछ नहीं है, कि वो बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी। अब तवज्जो नहीं दी, ये क्या अकेले दीपक जोशी के साथ है ये शिकायत? भंवर सिंह शेखावत ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके सुर बिल्कुल वही थे। और बल्कि वो दीपक जोशी के विषय में भी कहते दिखाई पड़े कि उन्होंने इसी वजह से पार्टी छोड़ी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो एक सही निर्णय, गलत निर्णय, उनका नफा नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरे कार्यकर्ता किस किस्म के हैं? ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी नहीं छोड़ रहे, भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। जैसे कि पार्टी में बने रहते हुए सत्यनारायण सत्तन का बोलना। सत्यनारायण सत्तन भी पुराने नेता हैं, लेकिन हाशिए पर हैं। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलकर सत्तन भले शांत हो गए हों, लेकिन उनके जैसे कई कार्यकर्ता आने वाले दिनों में मुखर हो सकते हैं। सत्यनारायण सत्तन जो है वो काफ़ी अच्छे मुखर वक्ता माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से। कई मंचों पर बोलते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिंधिया को लेकर बयान दिए, उससे एक बगावत के सुर बहुत स्पष्ट तौर पर बुलंद होते दिखाई दिए। और ऐसे वो अकेले नहीं हैं। ये बात अलग है कि बहुत सीनियर हैं और खोने को बहुत कुछ नहीं है, तो वो खुलकर ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन दबे सुर में बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक रोष आया, क्योंकि इस संगठन में आपको बहुत सारे चेक एंड बैलेंस बनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए आप मंत्रिमंडल को ही ले लीजिए। ये खबरें चलती रहीं कि क्या जो उनके लाए हुए विधायक हैं सिंधिया के, वो मंत्री बने रहेंगे। उनका भविष्य भी सिंधिया को देखना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिंधिया के ऊपर है। अब तीसरे किस्म के कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश संगठन की रीति नीति और कामकाज से संतुष्ट नहीं है, लेकिन पार्टी में बने रहेंगे। इसके पीछे इनकी अपनी मजबूरी भी है, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते हैं और काम करते हैं। इंदौर के बड़े नेता जैसे और भी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में सक्रियता दिखाएंगे। भंवर सिंह शेखावत का भी एक उदाहरण है। भंवर सिंह शेखावत इसी तरह के नेता हैं, पार्टी में हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने का अंदेशा उनको भी है। वो अपनी ही पार्टी के मंत्री, हालांकि वो सिंधिया खेमे के हैं, उनके खिलाफ बोलते दिखाई दिए, फिर उनका पलटवार भी सुनने को मिला। पार्टी में रहते हुए किस तरीके से अब 2 खेमे बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी सिंधिया बेशक बीजेपी में आ गए, उनके समर्थक सारे बीजेपी में आ गए, लेकिन फिर भी उनका गुट अलग दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि अभी तक स्वीकार्यता पूरी तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया खेमे को लेकर नहीं आई है।
चौथे किस्म के कार्यकर्ता, इन कार्यकर्ताओं की अपनी सियासी मजबूरी है जिसके चलते ये कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इसलिए पार्टी को इनके रवैये से नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि अब मैं कई नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा खुद लगा लेंगे अगर मध्य प्रदेश की सियासत को थोड़ा भी समझते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दबे सुर में स्पष्टता सा बात नहीं करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी को बीजेपी हरा सकती है, बीजेपी को बीजेपी की बगावत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कई नेताओं के बयान उठाकर देख सकते हैं और आप स्पष्टता पाएंगे कि ये सारे नेता वो हैं जो बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए खुश नहीं हैं। फिर एक अंदरूनी उठापटक भी है। आप शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल को ही देख लीजिए तो उसमें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपको कई बड़े बड़े चेहरे दिखाई पड़ेंगे। ये बात मैं सिंधिया खेमे की नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के खाटी पुराने नेता ही जो हैं वो उनसे एक दूरी, एक रार रखते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब शिवराज ने बहुत लंबे समय तक राज कर लिया है, पार्टी का चेहरा बने रहे हैं, अब उनको मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे बीजेपी में। ये अगर इस बार इनको अवसर नहीं मिलता है इन चेहरों को, तो फिर पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड रहेगा, पार्टी के लिए काम करना है नहीं करना है का इनका जो डिसीजन रहेगा, या पूरे दमखम से चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है का डिसीजन रहेगा, ये पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 3 बार के विधायक दीपक जोशी का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे पार्टी की छवि तो खराब हुई ही है, खातेगांव, कन्नौज, बागली, हाट पीपलिया समेत आसपास की सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इस इलाके में स्वर्गीय कैलाश जोशी जो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, उनका प्रभाव रहा है। उनके बेटे दीपक जोशी ने जिस तरह कांग्रेस में शामिल होते हुए तेवर दिखाया, उससे लगता है कि क्षेत्र में चिल्ला चिल्लाकर भाजपाइयों के कारनामे को उजागर करने के प्रयास वो करेंगे। राजनीतिक जानकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह हाल ही में अशोकनगर से बीजेपी से 3 बार के विधायक स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की है। खास बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा का यह गृह जिला है। राव परिवार का अशोकनगर जिले में पिछले कई सालों से दबदबा रहा है। यादवेंद्र के छोटे भाई अजय प्रताप अभी भी भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग निगम उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ समय पहले हुई राजनीतिक उठापटक से अशोकनगर के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा असर यादव बाहुल्य मुंगावली सीट पर दिखेगा। यहां यादव सहित अन्य समाज भी राव परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बयान दे रहे हैं, इससे चुनाव में पार्टी को नुकसान होना निश्चित है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी नेता ने केंद्रीय नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिया हो। अमूमन देखा गया कि ऐसे मामलों को केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना द्रौपदी से करके 5 प्रभारियों को पति बताना कोई हल्की बात नहीं है। ये संकेत है कि इन बयानों से असंतुष्ट नेताओं को ताकत मिलेगी। ऐसे में पार्टी के भीतर जो लोग सत्ता संगठन से नाराज हैं वो या तो खुलकर बगावती तेवर दिखाएंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि राजनीति में जो इशारों में बोलता है उसका असर खुलकर बोलने से ज्यादा होता है। ये सब जानते हैं। कौन? उदाहरण के लिए कैलाश विजयवर्गीय, बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की सियासत का, राष्ट्रीय राजनीति में है, अब पार्टी के महासचिव हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में वो खासा अपना असर रखते हैं। मूल काडर पर भी उनके बयानों का असर होता है। इस बयान से साफ है कि पार्टी में नेतृत्व पर एकता नहीं है और सिंधिया समर्थकों को बीजेपी के मूल काडर ने स्वीकार नहीं किया है। उनका बयान ये रहा है कि बीजेपी को बीजेपी हरा सकती है, या बीजेपी के खिलाफ बीजेपी अगर इस तरीके से आएगी तो दिक्कत हो सकती है। इसे अभी नहीं रोका गया तो राज्य की पार्टी लीडरशिप के खिलाफ माहौल और बन सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि चुनावी साल में बगावती तेवरों से 20 से 22 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होने की पूरी संभावना है, खासतौर पर वहां जहां सिंधिया समर्थक विधायक हैं, यानी जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हुए विधायक हैं। दीपक जोशी का पार्टी छोड़ना हो या फिर भंवर सिंह शेखावत के बदले हुए सुर हों, इसके साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो हाल ही में संगठन को मिली 14 नेताओं की रिपोर्ट में सिंधिया समर्थकों के क्षेत्रों में नाराजगी ज्यादा है। दरअसल बीजेपी के मूल नेता, खासकर पूर्व विधायक और वो नेता जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, फिलहाल चुप हैं। उन्हें समय रहते मनाया नहीं गया तो वो चुनाव के दौरान या तो घर बैठ जाएंगे या फिर सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलने पर एकजुट होकर नुकसान पहुंचाएंगे। तो टिकटों का बंटवारा, आपने कर्नाटक को देख लिया। कर्नाटक अपने आप में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्यों बना? यहाँ पर बागी तेवर और जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण साउदी जैसे बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो गए ऐन मौके पर। अब ये झटका कितना नुकसान देगा ये तो खैर 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन बीजेपी के लिए अभी से समस्याएं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। साल के अंत में चुनाव होना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार। पिछली बार सरकार में आ गए थे कमलनाथ,
कमलनाथ, दिग्विजय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीन चेहरे थे। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, इस बार 2 चेहरे हैं और दिग्विजय सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कमलनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनती तो। कमलनाथ का बूथ मैनेजमेंट, कमलनाथ का कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, ये कुछ उनका ऐसा राजनीतिक कौशल है जिसके मुरीद सभी लोग हैं। वो तमाम पार्टियों को बांध कर चलते हैं, साध कर रखते हैं। अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चलता है तो कांग्रेस में बहुत उठापटक की स्थिति देखने को नहीं मिलती है जैसी ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से वहां ये उठापटक जरूर देखने को मिल रही है। चुनौतियां सिंधिया के लिए भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि सिंधिया पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके साथ जो विधायक आए, जिनको मंत्री भी बनवाया कुछ लोगों को, उनको क्या टिकट मिलते हैं, उनको पूरी तवज्जो बीजेपी में दी जाती है, नहीं दी जाती है। अगर उनको तवज्जो दी जाएगी तो उन जगहों पर जहां पर ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी के जो पहले से मौजूद नेता हैं वो क्या करेंगे। बीजेपी की मूल विचारधारा के नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि दीपक जोशी पर उनकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने नाराज नेताओं से 1-to-1 बातचीत करना शुरू किया है। इन दोनों नेताओं ने दीपक जोशी से भी संपर्क किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि जोशी ने बातचीत के दरवाजे ही बंद कर दिए थे। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के कारण बीजेपी की बदनामी हो रही है। जिन लोगों ने 2018 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी, उन्हें पार्टी में सम्मानित किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि यह टिकट की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। कांग्रेसियों के बीजेपी में आने से पार्टी की हालत खराब हुई है, भंवर सिंह शेखावत का कहना है। पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ता और असली नेताओं की पूछ परख नहीं होती। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी के कई नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि पार्टी में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। पिछले दिनों जो परिवर्तन हुए और जिस प्रकार नीतियां बदली गई, उसका प्रतिकूल असर पड़ता दिख रहा है। वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल की तरफ धकेला जा रहा है। जयंत मलैया, गौरीशंकर शेजवार, हिम्मत कोठारी जैसे नेताओं को उम्र का हवाला देकर साइडलाइन किया गया। फिर ये शर्त भी लगा दी कि पार्टी में वंशवाद नहीं चलेगा। ऐसे में नेता अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए बगावत पर उतर रहे हैं और अन्य दलों में भविष्य की तलाश कर रहे हैं। अन्य दल कौन बचता है? कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी कोशिशें की थी, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि अभी उस तेज़ी के साथ में अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जैसा वो गुजरात या अन्य राज्यों में दे रहे थे। फिर भी देखने वाली बात होगी कि वो क्या संभावनाएं अपने लिए यहाँ पर तलाशते हैं। बीजेपी की लीडरशिप का निचले स्तर पर संवाद नहीं है। यदि संवाद होता भी है तो तल्खी भरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए समर्पित लोग अब मुख्य धारा से हटते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ताज़ा उदाहरण नंदकुमार साय का है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी में खपा दिया। दूसरी तरफ संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ है। तो कुछ बातें हैं जो सचमुच में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रही हैं, छत्तीसगढ़ में बन रही हैं। मध्य प्रदेश में खासतौर पर इसलिए क्योंकि लंबे समय से पार्टी का राज चल रहा है। एक छोटा सा समय आया जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान की आ गई। तो एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर रहता ही है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को किनारे करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखा। वो अब भी चेहरे के तौर पर सामने हैं, क्योंकि बहुत बातें चल रही थी कि गुजरात की तरह क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी ने बदलाव के नाम पर 35 से 40 साल के लोगों को जिलाध्यक्ष तक बना दिया है। ऐसे में 40 से 60 साल उम्र वाले नेताओं की पूछ परख कम हो गई है, जबकि उन्हें मैदानी अनुभव ज्यादा है। इन नेताओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। यदि पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती है तो एक तरफ उसकी छवि खराब होगी और दूसरी तरफ चुनाव में नुकसान हो सकता है। सिंधिया फैक्टर आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस की नज़र बीजेपी के उन नेताओं पर है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के चलते अपनी परंपरागत सीट गंवा चुके हैं। वो नए विकल्पों की तलाश में हैं और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने के लिए तैयार बैठी है। 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों के आने के बाद जिन सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी के पुराने नेताओं के लिए दरवाजे करीब करीब बंद हो गए। चुनाव नज़दीक आने पर वो अपने लिए नए विकल्प की तलाश कर सकते हैं। बीजेपी से बदला लेने के लिए व्याकुल कांग्रेस को इसी मौके का इंतजार है। जानकार ये भी मानते हैं कि पुराने नेताओं की बगावत की एक वजह सरकार में तवज्जो नहीं मिलना है। दीपक जोशी एक उदाहरण है। कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके क्षेत्र के प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसकी शिकायत वो समय समय पर सरकार और संगठन में करते रहे हैं, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हाल ही में तैयार कराई गई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मंत्री विधायक उनके काम नहीं करते हैं। प्रशासन भी सिर्फ मंत्री विधायकों की ही नहीं सुनता है।
इतना ही नहीं, कई पुराने नेताओं को अपना काम कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बड़ी नाराज़गी होती है कि हमने पार्टी को इतना समय दिया लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे हैं। ये भी एक नाराज़गी का विषय है। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब सत्ता में या मंत्री पद पर वो लोग बैठे हुए हैं जो किसी और पार्टी से आए हैं और उनके साथ इनके समीकरण उतने अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर इन्हीं से टकराव होना है या टिकटों के बंटवारे के दौरान इनसे टकराव होना है। तो ये बहुत गहरा है, आप समझिए इसको, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा इतनी आसानी से पच जाएगा बीजेपी में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं के मुसीबत बनने की आशंका है। ये डर अभी से सताने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन स्थानों पर सिंधिया समर्थकों को उपचुनाव लड़ाए गए थे वहां से बीजेपी के पुराने नेता भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वो किसी भी सूरत में अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती है, लेकिन ये भी तय है कि सबको संतुष्ट करना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसलिए पार्टी चाहेगी कि कम से कम नुकसान झेलकर विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ा जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।